दुनिया की नज़र में वो एक आम सा खामोश रहने वाला शख्स था, लेकिन इसकी आंखों के पीछे छुपे राज किसी भयानक तूफान से कम न थे। कम, जो कभी जनूबी कोरिया की इंटेलिजेंस का सबसे मोहलक हथियार था, अब जापान की गुमनाम गलियों में एक किराए के कातल के तौर पर जिंदगी गुजार रहा था। इसका जिस्म जख्मों के निशानात से भरा हुआ था, लेकिन इसके दिल पर लगे जख्म इनसे कहीं ज्यादा गहरे थे। आज की रात इसके कैरियर की आखिरी रात होने वाली थी। इसने फैसला कर लिया था कि वो टोक्यो के सबसे बड़े और वैश्वी गैंग लीडर को ठिकाने लगाने के बाद ये काली दुनिया हमेशा के लिए छोड़ देगा। वो गैंग लीडर जिसके एक इशारे पर शहर में खून की नदियां बह जाती थी, अपने किला नुमा घर में खुद को महफूज समझ रहा था, लेकिन काम के लिए कोई भी दीवार ऊंची नहीं थी। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा हुआ, कम एक साए की तरह घर में दाखिल हुआ। इसकी नकलो हरकत में एक ऐसी नफासत थी जो सिर्फ बरसों की तरबियत से हासिल होती है। इसने एक एक करके गार्ड को खामोशी से मौत की नींद सुला दिया। जब वो गैंग लीडर के बेडरूम तक पहुंचा तो वहां की फजा खौफ से बोझल हो गई। अचानक लाइटें बंद हुई और गैंग लीडर की चीख निकलने से पहले ही कम ने इसकी गर्दन के गिर्द एक बारीक तार कस दी। चंद लम्हों की तड़प और फिर सब खत्म। कम ने अपना आखिरी काम मुकम्मल कर लिया था। इसने पनामा जाने का टिकट जेब में रखा, ये सोच करके अब वो समंदर के किनारे एक पुरसुकून जिंदगी गुजारेगा। लेकिन तकदीर ने इसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। अगली सुबह उसे एक गुमनाम नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने कम के पैरों तले से जमीन निकाल दी। कम वो अब नहीं रही, ये इसके पुराने साथी की आवाज थी। इसे पता चला कि यून जे वो लड़की जिसे वो 8 साल पहले अपनी जान बचाने के लिए अकेला छोड़ गया था, कोरिया में बेरहमी से मारी गई है। कम पनामा जाने के बजाय सिविल के मुर्दाखाने पहुंचा। वहां सफेद चादर में लिपटी यूनजे की लाश देखकर इसका पत्थर जैसा दिल पिघल गया। इसका चेहरा जख्मों से चूर था, जैसे इसे मरने से पहले शदीद अजियत दी गई हो। वहीं इसे एक और सच मालूम हुआ जिसने इसे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। यूनजे जब इसे छोड़कर गई थी तो वो हामला थी। इसकी एक बेटी थी जो अब 9 साल की हो चुकी थी। कम की आंखों में आंसू नहीं बल्कि इंतकाम की आग भड़क उठी। इसे मालूम हुआ कि जून जे को किसी जाती दुश्मनी में नहीं बल्कि एक इंसानी स्मगलिंग के गिरोह ने अगवा के दौरान मारा है और अब इसकी बेटी ह्यूमन इन दरिंदों के कब्जे में है। कम फौरन बैंकॉक पहुंचा। वहां की गर्मी और भीड़ भाड़ में वो बिल्कुल तनख्वाह था, लेकिन इसका अज़म हिमालय से बुलंद था। इसे पता चला कि ये कोई मामूली अगवाकार नहीं है बल्कि ये इंसानी अज़ा की स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो मासूम बच्चों को अगवा करके इनके अज़ा अमीरों को बेचते हैं। बैंकॉक की कच्ची बस्तियों में भटकते हुए इसकी मुलाकात जोजी से हुई। जोजी एक ऐसा किरदार था जो अपनी जिन्स तब्दील करवाने के लिए पैसे जमा कर रहा था और बैंकॉक के ज़ेरे ज़मीन रास्तों से बखूबी वाकिफ था। शुरू में जूजी ने मदद करने से इनकार किया, लेकिन कम की आंखों में मौजूद दर्द और पैसे की जरूरत ने इसे हामी भरने पर मजबूर कर दिया। तलाशी शुरू हुई तो कम को पता चला कि इसकी बेटी को एक ऐसी औरत ने बेचा है जो यून जे की भरोसामंद मुलाजमा थी। कम इस औरत तक पहुंचा और जिस बेरहमी से इसने मालूमात उगलवाने के लिए तशद्दुद किया वो इसके अंदर छुपे इस दरिंदे की वापसी थी जिसे इसने 8 साल पहले दफन कर दिया था। इसे मालूम हुआ कि ह्यूमन को एक दूर दराज इलाके में कायम एक निजी अस्पताल नुमा कैद खाने में रखा गया है, जहां कल सुबह इसका ऑपरेशन होना है। इसी दौरान जापान में एक और तूफान उठ रहा था। जिस गैंगस्टर को कम ने मारा था इसका छोटा भाई रे, जिसे दुनिया कसाई के नाम से जानती थी, अपने भाई का बदला लेने के लिए कम के नक्शे कदम पर चलता हुआ थाईलैंड पहुंच चुका था। रे एक नफ्सियाती मरीज था जो अपने शिकार को मारने से पहले इसे उल्टा लटकाकर इसका खून बहते देखना पसंद करता था। रे ने बैंकॉक में कदम रखते ही तबाही मचा दी। इसने इन तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने कम को देखा या इसकी मदद की थी। अब 2 मोहलक शिकारी एक ही शहर में थे। एक अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ रहा था और दूसरा सिर्फ खून बहाने के लिए। कम इस कैद खाने के बाहर पहुंच जाता है जहां इसकी बेटी मौजूद है। वो अस्पताल की दीवारों को देखकर महसूस कर सकता है कि इसकी बेटी अंदर इसे पुकार रही है, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है इसे महसूस होता है कि इसके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे मुड़ता है तो सामने रे खड़ा होता है जिसके हाथों में एक लंबा चाकू है और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट। तुमने मेरे भाई को मारकर बहुत बड़ी गलती की कम, रे ने धीमी आवाज में कहा। कम ने अपनी पिस्तौल निकाली और रे की आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें वो मौत दूंगा जिसका तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। अस्पताल की छत पर बिजली कड़कती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों शिकारी एक दूसरे पर झपटने के लिए तैयार हैं, जबकि अंदर एक मासूम बच्ची की जिंदगी के चंद ही लम्हात बाकी हैं।
अस्पताल की छत पर बारिश की बूंदें किसी मातम की तरह गिर रही थी। कम और रे दो ऐसे शिकारी जिनके लिए इंसानी जान की कोई वक़्त न थी, आज एक दूसरे के सामने खड़े थे। रे की आंखों में जुनून था, वो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रहा था, जबकि कम की आंखों में एक बाप की बेचैनी थी जिसे अपनी बेटी को मौत के मुंह से निकालना था। रे ने पहला वार किया। इसका चाकू हवा में बिजली की तरह लहरा कर कम के कंधे को छू गया। कम ने जवाबी वार में अपनी कूनी का इस्तेमाल किया और रे को पीछे धकेल दिया। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि तकनीक और हिम्मत की थी। कम जानता था कि अस्पताल के अंदर डॉक्टर जोमन का ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। इसने एक बड़ा जुआ खेला और रे को एक वजनी कंटेनर के पीछे धकेल कर अस्पताल के अंदरूनी रास्ते की तरफ भागा। रे पीछे से चिल्लाया, तुम भाग सकते हो कम, लेकिन छुप नहीं सकते। अंदर का मंजर किसी डरावने ख्वाब से कम न था। सफेद दीवारें खून के धब्बों से भरी हुई थी और हवा में अद्वियात की कड़वी बू रची हुई थी। कम ने राहदारी में मौजूद कार्ड को गोलियों का निशाना बनाया। इसकी हर गोली निशाने पर लग रही थी, जैसे इसका गुस्सा बारूद बनकर निकल रहा हो। आखिरकार वो इस कमरे तक पहुंच गया जहां सर्जरी होनी थी। इसने ठोकर मारकर दरवाजा खोला तो देखा कि 3 डॉक्टर ने ह्यूमन को बेहोश करके मेज पर लटाया हुआ है और जराही के आलात तैयार हैं। कम का खून खौल उठा। इसने बगैर किसी रहम के इन तीनों डॉक्टरों को वहीं ढेर कर दिया जो मासूम बच्चियों के अज़ा निकालने के धंधे में मुलव्वस थे। वो लरज़ते कदमों के साथ अपनी बेटी के पास पहुंचा। जोमन के छोटे से चेहरे पर मासूमियत और खौफ के साए थे। कम ने इसे पहली बार छुआ। इसके सख्त और खुरदरे हाथ अपनी बेटी के नरम गालों पर किसी रेशम की तरह महसूस हो रहे थे। इसने इसे गोद में उठाया और अस्पताल से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढने लगा। इसी दौरान रे ने बाहर मौजूद स्मगलरों के पूरे ग्रुप अपने साथ मिला लिया था। इसने ऐलान कर दिया था कि जो कम का सर लाएगा इसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। कम जब बाहर निकला तो इसके सामने एक छोटी सी फौज खड़ी थी, एक हाथ में बेटी और दूसरे हाथ में पिस्तौल। कम ने वो जंग लड़ी जो तारीख में याद रखी जाएगी। इसने जोजी को फोन किया, होटल पहुंचो, मैं इसे लेकर वही आ रहा हूं। कम किसी तरह गोलियों की बुछाड़ से बचता हुआ होटल पहुंचा, जहां इसने योमन को एक कमरे में छुपा दिया। योमन अब होश में आ चुकी थी। वो इस अजनबी शख्स को देखकर डर रही थी जिसके कपड़े खून से रंगे हुए थे। कम ने इसके सामने बैठकर धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी माँ का दोस्त हूँ, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। योमन ने जब इसकी आंखों में देखा तो इसे वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस हुआ जो सिर्फ एक बाप दे सकता है। इसने कम का हाथ थाम लिया। ये वो लम्हा था जब कम को अपनी जिंदगी की तमाम गुनाहों का कफारा मिल गया था, लेकिन दुश्मन अभी हारे नहीं थे। रे ने होटल की बिजली काट दी और अपने आदमियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। अंधेरे में मौत का रक्स शुरू हुआ। कम ने ह्यूमन को अलमारी में छुपा दिया और खुद मौत का फरिश्ता बनकर राहदारियों में निकल गया। इसने अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक एक करके 20 से ज्यादा गुंडों को ठिकाने लगाया। आखिर में सिर्फ रे बचा था। रे ने चीख कर कहा, कम, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए एक खास तोहफा रखा है। इसने होटल के एक हिस्से में बारूद लगा दिया था। कम तेजी से ह्यूमन की तरफ भागा, लेकिन रे ने इसके पीछे से हमला कर दिया। दोनों के दरमियान आखिरी और फैसला कुन लड़ाई शुरू हुई। कम जख्मी था, इसका जिस्म जवाब दे रहा था, लेकिन इसकी रूह अभी बेदार थी। रे ने इसे जमीन पर पटक दिया और इसके सीने पर बैठकर चाकू निकाल लिया। अब बोलो कम, तुम्हारा खुदा कहाँ है? रे ने तंजिया हंसी के साथ पूछा। कम ने मुस्कुराकर अपनी मुट्ठी खोली जिसमें एक ग्रेनेड की पिन थी। रे की आंखें खौफ से फैल गईं। इसी वक्त जोजी वहां पहुंचा और इसने ह्यूमन को अलमारी से निकालकर बाहर की तरफ भागना शुरू किया। कम ने जोजी को आखिरी अलविदाई नजर से देखा, जिसका मतलब था इसका ख्याल रखना। कम ने रे को मजबूती से जकड़ लिया। मेरा खुदा मेरी बेटी की मुस्कुराहट में है, कम ने धीमी आवाज में कहा और ग्रेनेड छोड़ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ जिसने होटल की पूरी मंजिल को हिला कर रख दिया। आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। रे का जुनून और कम का दर्द दोनों इस आग में भस्म हो गए। कुछ दिन बाद पनामा के एक खूबसूरत साहिल पर जोजी और योमन को देखा जा सकता है। योमन अब स्कूल जाती है और एक आम जिंदगी गुजार रही है। इसे एक बैंक अकाउंट मिला है जिसमें इतनी रकम है कि वो अपनी पूरी जिंदगी सुकून से गुजार सके। जोजी इसका ख्याल एक माँ और बाप दोनों की तरह रखता है। योमन अक्सर समंदर की लहरों को देखती है और उसे वो शख्स याद आता है जिसने इसे अंधेरे से निकाला था। इसे शायद कभी पता न चले कि वो शख्स इसका बाप था, लेकिन वो ये जरूर जानती है कि इस दुनिया में कहीं न कहीं फरिश्ते खून में लथपथ होकर भी मासूमों की हिफाजत करते हैं। कम का जिस्म शायद मिट्टी हो गया, लेकिन इसकी मोहब्बत इसकी बेटी की सूरत में जिंदा थी। इसने साबित कर दिया था कि कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों न हो, अगर वो सच्ची तौबा और कुर्बानी का रास्ता इख्तियार करे तो वो निजात पा सकता है।